बच्चों आज हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो दूसरा ग्रुप है डायनोफ्लैजिलेट्स, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें यदि हम डायनोफ्लैजिलेट को लिखें तो कुछ इस प्रकार से डायनोफ्लैजिलेट। तो यहाँ पर शब्द आ रहा है डाई। डाई मीन्स क्या होता है? टू। क्या होता है? टू। तो और देन फ्लैजिला। तो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डायनोफ्लैजिलेट्स के अंतर्गत जो सम्मिलित सदस्य होते हैं उनमें दो फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, दो फ्लैजिला उनमें पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है? डायनोफ्लैजिलेट्स इनको कहा गया है। इसी के साथ में ये वर्ड एक आता है डायनोस, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वर्लिंग। क्या होता है? वर्लिंग। तो वर्लिंग या हम बताएं स्पिन। तो डायनोफ्लैजिलेट्स के जो सदस्य होते हैं उनमें वर्लिंग मूवमेंट होती है या स्पिनिंग मूवमेंट्स होती है। लोकोमोशन जो होता है वर्लिंग प्रकार का, इनमें लोकोमोशन पाया जाता है। तो दो शब्द यहाँ पर आए हैं। तो टू फ्लैजिला इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बाई फ्लैजिलेट्स होते हैं ये, इसलिए इनको डायनोफ्लैजिलेट्स कहा गया है। और साथ में इनका जो मूवमेंट है या लोकोमोशन है वो भी कैसा है? स्पिन टाइप का है, इसलिए इनको हम डायनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। दो जगत वर्गीकरण के अंतर्गत इन्हें पायरोफाइटा के अंतर्गत रखा गया था। पायरोफाइटा के अंतर्गत रखा गया था, जिन्हें हम फायर एल्गी कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? फायर एल्गी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित करते हैं रात्रि के समय। जब ये समुद्र के किसी क्षेत्र में अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं, एक्यूमुलेशन इनका होता है, तो ये बायोल्यूमिनेशन के कारण जो समुद्र की सतह है वो दहकते हुए अंगारों के समान दिखाई देती है, समुद्र की सतह प्रतिदीप्त होती है, चमकती है, इसलिए इनको फायर एल्गी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीन नाम है डायनोफ्लैजिलेट्स और फायरोफाइटा। और डायनोफ्लैजिलेट हम क्यों कहते हैं, और इनके अंदर जो मूवमेंट्स होती है, लोकोमोशन होता है, वो स्पिन प्रकार का मूवमेंट्स होता है। अब हम यहाँ पर इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं, सामान्य लक्षण इनके हम देखते हैं। तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स जो होंगे वो चूँकि प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत आ रहे हैं, तो कैसे होना चाहिए? ये प्रोटिस्टा में है तो कैसे होंगे? ये यूनिसेलुलर। हमको मालूम है कि हमने प्रोटिस्टा में किनको रखा हुआ है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हमने प्रोटिस्टा किंगडम में रखा है। तो ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। इनके हैबिटेट की बात करें हम, इनका यदि हम हैबिटेट देखें, आवाज़ देखें, तो ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। इनका आवास कैसा होता है? जलीय होता है। और इसमें भी ये कैसे होते हैं? मोस्टली कैसे होंगे? मोस्टली कैसे होंगे? मराइन होते हैं, समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन इनके कुछ सदस्य जो फ्यू होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं। तो हैबिटेट इनका एक्वेटिक होगा, इसमें मैराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर दोनों जगह ये मिलेंगे हमको। तो इनका हैबिटेट हमने बताया एक्वेटिक होता है। इसके बाद में हम इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या हम बताएं कि इनमें न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। तो ये कैसे होते हैं? फोटोट्रॉफिक होते हैं, या फोटोसिंथेटिक हम बोले, फोटोसिंथेटिक प्रकार के होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक या फोटोसिंथेटिक प्रकार के होते हैं। और इसके साथ में ये हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। फोटोसिंथेटिक भी है और हेट्रोट्रॉपिक भी है। ये मतलब ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी अपना भोजन बनाते हैं और विषम पोषण के द्वारा मतलब दूसरे प्रकार से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अधिकांशतः जो रहते हैं वो कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक प्रकार के होते हैं। यदि फोटोसिंथेटिक हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनके अंतर्गत वर्णक उपस्थित होना चाहिए, पिगमेंट पाया जाना चाहिए। तो इनमें जो पिगमेंट होता है, जो फोटोसिंथेटिक या फोटोट्रॉपिक प्रकार के जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, उनमें जो पिगमेंट हैं वो हम लिखें, तो पिगमेंट इनमें
क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी पाया जाता है। तो दो पिगमेंट इनके अंदर उपस्थित होते हैं। इसके साथ में इसमें जो दूसरा पिगमेंट है वो है कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल। तो इनमें कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल भी पाया जाता है। तो पिगमेंट में हम देखें तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, उसके बाद में कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ये ग्रीन कलर के होते हैं, कैरोटीनॉइड जो होता है वो रेड पिगमेंट होता है, रेड कलर का होता है, और जेंथोफिल जो होता है वो ब्राउनिश कलर का होता है। तो इस प्रकार से हमको ये गोल्डन ब्राउन और रेड ब्लू इस कलर के अंदर हमको ये दिखाई देते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने देखा कि ये फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक के अंतर्गत हमको ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो एंडोसिम्बायोटिक प्रकार के होंगे, एंडोसिम्बायोटिक प्रकार के होंगे, और साथ ही साथ में ये पैरासाइटिक भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एंडोसिम्बायोटिक भी होंगे और कैसे होंगे? पैरासाइटिक प्रकार के भी होंगे। तो ये तो हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद में हम इसमें रिजर्व फूड की बात करें। जो रिजर्व फूड जो होता है ये इसमें ऑयल एंड पॉलीसेकेराइड के रूप में होता है, विशेष करके स्टार्च के रूप में इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ऑयल एंड पॉलीसेकेराइड के रूप में इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और ये हम बोले कि स्टार्च के रूप में इसके अंदर होता है। इसके बाद में लोकोमोशन की बात करें तो नाम के अंदर ये कैसे इनमें डाइनोफ्लेजिलेट मतलब दो फ्लेजिला इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? बाईफ्लेजिलेट होते हैं। तो ये मोटाइल होते हैं, मोटाइल एंड बाईफ्लेजिलेट है। कैसे हैं? बाईफ्लेजिलेट है। इनमें दो फ्लेजिला पाए जाते हैं। एक जो फ्लेजिला होता है वो कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडिनल फ्लेजिला होता है, एक फ्लेजिलम कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडिनल होता है। और सेकंड जो होता है वो कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स फ्लेजिलम। तो इस प्रकार से इस डाइनोफ्लेजिलेट ऑर्गेनिज्म के अंदर हमको दो प्रकार के फ्लेजिलम दिखाई देते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स फ्लेजिलम। इन लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स फ्लेजिलम की मूवमेंट से जो ऑर्गेनिज्म होता है वो वर्लिंग करता है, स्पिनिंग मूवमेंट करता है। जब वाटर में स्विम करता है वो, तो कैसा स्पिनिंग मूवमेंट वो प्रदर्शित करता है। ये हो गया इसका लोकोमोशन के बारे में। अब हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो होगा इन डाइनोफ्लेजिलेट्स के अंदर असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो हम यहाँ लिखे, नोट करें रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो होगा वो इनमें असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन यहाँ देखने को मिलता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिजन के द्वारा हमको देखने को मिलता है, द्विखंडन के द्वारा ये अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंतर्गत जो सोमेटिक सेल्स है वो क्या करेगी? फ्यूज़ हो जाएगी। तो सोमेटिक सेल्स क्या करेगी? फ्यूज़ होगी। फ्यूज़ होने के बाद में गैमीट का किसका? जाइगोट का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? जाइगोट का निर्माण करेगी, और जाइगोट आगे चल के ऑर्गेनिज्म बनाएगा। किस प्रकार से? जैसा ये एडल्ट ऑर्गेनिज्म होता है जो डाइनोफ्लेजिलेट होता है वो हैप्लॉइड होता है, तो इसकी सोमेटिक सेल्स भी कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसा होता है? इसका हैप्लॉइड होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर कैसे होते हैं? एन सेट में पाए जाते हैं। तो इसकी जो सोमेटिक सेल्स होगी वो भी कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। कैसी होगी? ये हैप्लॉइड होगी। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन। तो ये जो सेल्स होगी वो फ्यूज़ होकर क्या बनाएगी? एक 2n कोशिका बनाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट बोलेंगे। ठीक है, ये जाइगोट क्या करेगा? फिर मियोसिस के द्वारा 4 स्पोर्स का निर्माण करेगा, जो आगे जाके 4 ऑर्गेनिज्म को बना देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। इसमें जो मियोसिस होता है वो जाइगोटिक मियोसिस होता है। इसके जो यूग्मनज है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये हो गया आपका
रिप्रोडक्शन के बारे में बात, तो हमने सामान्य जानकारी इसकी प्राप्त कर ली है। हमने बताया कि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, एक मोस्टली ये मेराइन होते हैं, इनका हैबिटेट जो होता है वो एक्वेटिक होता है। 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, उनके द्वारा ये लोकोमोशन करते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में बात करें तो रिजर्व फूड मटेरियल इनके अंदर ऑयल और स्टार्च पाया जाता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार से इनमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब हम इसके कुछ और चर्चा करें तो इनमें इनके कुछ जो कुछ सदस्य होते हैं वो बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित करते हैं। तो इनके कुछ सदस्य क्या करेंगे, बायोलुमिनेसेंस प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये क्या करेंगे, लाइट एमिट करते हैं। तो रात्रि के समय क्या होगा, जब ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, ओशियन के अंदर यदि एकत्रित रहते हैं तो ये लाइट एमिट करते हैं, जिससे जो समुद्र की सतह होती है वो कैसी लगती है, चमकने लगती है। इसी को बोला जाता है बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। जो बायोल्यूमिनेसेंस करने वाले जो डायनोफ्लैजिलेट्स है उसमें एग्जाम्पल है नॉक्टिल्यूका एंड एक आपका है गोनियोलेक्स। ये नाम याद रख लीजिएगा, नॉक्टिल्यूका और गोनियोलेक्स, और भी अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अभी 2 नाम याद रख लीजिएगा जो बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या हो रहा है, एमिटिंग ऑफ लाइट। तो ये क्या करेंगे, लाइट को एमिट करते हैं, जिससे जो समुद्र की सतह है वो चमकने लगती है। ठीक है, इसी को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। इसी के साथ में एक वर्ड और आता है रेड टाइट। ये कुछ शब्दों का भी याद रख लीजिएगा, रेड टाइट। तो क्या होगा कि इसके जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। स्पेशली रेड टाइट जो होता है वो होता है जो एग्जांपल है इसका वो गोनियोलेक्स के कारण, गोनियोलेक्स। तो गोनियोलेक्स क्या करेगा, रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, जिससे इसकी संख्या बहुत ज़्यादा, पर्टिकुलर उस समुद्री क्षेत्र में संख्या या नंबर इनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम बोलते हैं। और इनका जो पिगमेंट्स होता है वो रेड कलर का होता है, जिसके कारण से जो समुद्र की सतह है जिस पर ये एक्यूमुलेट हुए हैं वो सतह कैसी दिखाई देने लगती है, रेड हो जाती है। उसी को बोला जाता है रेड टाइट फिनोमिना। क्या बोलते हैं उसको, रेड टाइट कहा जाता है। क्यों रेड टाइट रेड हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो पिगमेंट होता है वो रेड कलर का होता है, और इनकी जब मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जब एल्गल ब्लूम क्रिएट होता है तो जो समुद्र की सतह है, सरफेस है, वो कैसी हो जाएगी, रेड कलर की हो जाती है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के अंदर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमको पूरा पानी के समा का दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है, इसीलिए इसको रेड टाइट कहा जाता है, जो गोनियोलेक्स के द्वारा जनरेट होता है, उसके कारण होता है। गोनियोलेक्स जब मल्टीप्लाई करता है, जब बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर इनकी संख्या हो जाती है, तो इनके द्वारा एक टॉक्सिन भी सीक्रेट किया जाता है। गोनियोलेक्स के द्वारा एक टॉक्सिन का भी सिक्रेशन किया जाता है। जो टॉक्सिन होता है वो फिशेस एंड जो अदर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए हार्मफुल होता है। जो टॉक्सिन होता है, जो पॉइजन होता है, जो कि एल्गल ब्लूम के कारण जिनकी संख्या ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, तो ये जो पॉइजन होता है उसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी, और ये जो फिशेस है और जो अदर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए ये हार्मफुल होता है, उनको ये मार देता है। अब इस टॉक्सिन के कारण, ये टॉक्सिन जो होगा एक मोलस्कन है जिसको बोला जाता है सेलफिश। क्या बोलते हैं, सेलफिश, या सी मसल्स भी इसको कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सेलफिश, ये इसको हम सी मसल्स भी कहते हैं। वो क्या करती है, डायनोफ्लैजिलेट को बहुत ज़्यादा मात्रा में ईट करती है, खाती है। तो ये जो सेलफिश जब गोनियोलेक्स को जब खाएगी तो ये टॉक्सिन उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये टॉक्सिन क्या करेगा, इस सेलफिश की बॉडी के अंदर, हम यदि इस प्रकार से डायग्राम बनाया तो ये टॉक्सिन क्या होगा, इसकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। ये सेलफिश के लिए हार्मफुल नहीं होता है, ये इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता टॉक्सिन। लेकिन जब इस सेलफिश को या ये सी मसल्स को ह्यूमन के द्वारा कंजप्शन किया जाता है, ह्यूमन के द्वारा जब खाया जाता है, तो उस ह्यूमन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसके द्वारा एक जो डिसीज़ है उसको बोला जाता है सेलफिश, जस्ट मिनट, ये डिसीज़ को बोला जाता है
जस्ट मिनट, पैरालाइटिक सेलफिश पॉइजनिंग, पैरालाइटिक सेलफिश पॉइजनिंग, या PSP, क्या बोलते हैं, PSP, पैरालाइटिक सेलफिश पॉइजनिंग। जब ये सी मसल्स को या ये सेल फिश को कोई ह्यूमन बीइंग खाता है तो ये टॉक्सिन उसके अंदर चले जाएगा और उसमें ये बीमारी पैदा करेगा, पैरालाइटिक सेल फिश पॉइजनिंग ये उत्पन्न करता उस ह्यूमन बीइंग में। तो ये कुछ जनरल बातें थी आपके डायनोफ्लैजिलेट के बारे में। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि जो सेल होती है वो किस प्रकार से होती है, या जो ऑर्गेनिज्म होगा वो किस प्रकार से होता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होता है हम बताएं, तो जो ऑर्गेनिज्म होगा इसमें जो सेल होगी, ऑर्गेनिज्म जो होगा इसकी जो ऑर्गेनिज्म या जो सेल, चूँकि यूनिसेलुलर हम यहाँ सेल की बात कर रहे हैं, तो ये सेल जो होगी वो सेलुलोज की प्लेट्स के द्वारा कवर होती है, प्लेट्स के द्वारा कवर्ड होती है। ठीक है, जो सेल होती है वो सेलुलोज प्लेट के द्वारा कवर्ड होती है। इस प्रकार से हम इसका डायग्राम बनाने का प्रयास करें तो कोई इस प्रकार से ना, तो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो सेल होगी वो क्या होगी, इसके द्वारा ये सेल क्या होगी, सेलुलोज प्लेट के द्वारा कवर्ड होती है। मैं इस प्लेट को इस प्रकार से बना दूं, तो ये सेलुलोज की प्लेट के द्वारा कवर्ड होता है ये, तो हम इसको बोलेंगे आर्टिकुलेटेड सेल्यूलोज प्लेट। तो ये प्लेट्स इस प्रकार से इसके ऊपर आर्टिकुलेटेड होती है, जिसके कारण ये एक आर्मर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, एक कवच जैसा संरचना बन जाती है। इसीलिए इनको आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट भी कहा जाता है। किसके कारण आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट कहा जाता है, ये जो सेलुलोज की जो प्लेट होती है वो इस पर अरेंज होती है, इस प्रकार से आर्टिकुलेटेड होती है। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो तो इसमें दो प्रकार की ग्रुप्स आपको दिखाई दे रही है, एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप दिखाई दे रही है और एक कैसी दिखाई दे रही है, ट्रांसवर या सर्कुलर ग्रुप दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको भी देखें तो ये जो है ये कैसी है, ट्रांसवर्स ट्रांसफर ग्रुप, और ये वाली जो ग्रुप दिखाई दे रही है ना आपको, ये बीच वाली, ये कैसी है, लॉन्गिट्यूडिनल। कैसे दिखा रही है, लॉन्गिट्यूडिनल। तो एक वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप या तो आपको ट्रांसफर या सर्कुलर ग्रुप दिखाई दे रही है। जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप है उसको सल्कस कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसको सल्कस कहा जाता है। और जो ट्रांसफर या सर्कुलर ग्रुव होती है उसे एनुलस कहा जाता है, एनुलस, या इसका नाम एनुलस। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एनुलस कहा जाता है ना। सिंग्यूलम हाँ, एक नाम और है, सिंगुलम भी इसको कहा जाता है, एनुलस और सिंगुलम कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर ग्रूव है और आपका जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है इसमें फ्लैजिला प्रेजेंस होता है। तो एक फ्लैजिला जो होगा इसके लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, जिसको हम सल्कस बोलेंगे, उस सल्कस वाले भाग में प्रेजेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिलम। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिलम। और इसी के साथ में एक दूसरा फ्लैजिलम होता है जो इसके एन्युलस के अंदर प्रेजेंस होता है या ट्रांसफर ग्रुप के अंदर प्रेजेंस होता है। वो कुछ इस प्रकार से हम बताएं इसको, ये इस प्रकार से मूव करेगा और इसके पीछे से निकल कर फिर इस प्रकार से, तो ये इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स फ्लैजिलम। तो
इस प्रकार से एक डायनोफ्लैजिलेट का स्ट्रक्चर होता है जो किसके द्वारा कवर्ड होता है, सेलोजिक प्लेट के द्वारा कवर्ड होता है। एक आर्बर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो प्रकार की खांचे पाई जाती है, जिसको हम एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स जो है जिसको हम सल्कस कहते हैं, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम पाया जाता है। और एक सर्कुलर ग्रूव होती है या ट्रांसफर ग्रूव होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनुलस बोलते हैं, जिसमें ट्रांसफर फ्लैजिलम पाया जाता है। इन दोनों फ्लैजिलम, ये जो दोनों फ्लैजिलम होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर बीट करते हैं। इनके डिफरेंट डायरेक्शन में बीट करने के कारण इनके अंदर व्हर्लिंग मूवमेंट होती है। ये जब स्विम करते हैं तो ये क्या करते हैं, स्पिन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायनोफ्लैजिलेट के बारे में। जो भी सुपरफिशियल जानकारी थी वो हमने आपको प्रोवाइड करवाई है। तो आपको जो कुछ चीज़ें इसमें याद रखना है वो रेड टाइड के बारे में याद रखना है कि रेड टाइड क्या होता है। जो गोनियोलेक्स जो डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे और एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, वो ग्रो करेंगे वहाँ पर। और इनका जो पिगमेंट्स होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है, जिसके कारण से वहाँ का जो वाटर होगा वो कैसा होगा, रेड हो जाएगा। इसी को रेड टाइड कहा जाता है। उसी प्रकार से बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में बात करी तो बायोल्यूमिनेसेंस में क्या होगा कि जिसके जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे नॉक्टिलिका है और गोनियोलेक्स है, वो क्या करेंगे, लाइट एमिट करते हैं, जिससे रात्रि के समय पे जो वाटर सरफेस है, पानी की सतह है, वो समुद्र के अंदर कैसी चमकने लगती है। उसी को हम क्या बोलेंगे, बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। तो ये आपका हो गया आज का आपका डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे यूग्लिनाइट के बारे में कि यूग्लिनाइट क्या होते हैं।